हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करें। हम लोग समसामयिकी से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करें। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 121 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 122 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। 122 नंबर जो प्रश्न है पूछा गया है, किस रॉकेट वाहन से इसरो ने जो है GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा GSLV F08, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसरो के द्वारा निर्मित संचार उपग्रह GSAT-6A का 29 मार्च 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया गया। GSLV F08 प्रक्षेपण के द्वारा GSAT-6A को भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 123 है, 2018 अंतरराष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रश्न है, जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको अपडेट होते रहना है। तो 2022 या 23 का जो डेटा है इसको ध्यान में रखिएगा। 2022 का भी इंपॉर्टेंट है, 2023 का भी। तो 2018 का अंतरराष्ट्रीय वन दिवस का थीम पूछा गया, विषय पूछा गया है कि इसका विषय क्या है? तो वन और अस्थायी शहर। 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो 21 मार्च 2018 को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय था वन और अस्थायी शहर, यानी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज। 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय वन और सतत उत्पादन एवं उपभोक्ता था। तो 2022 का जो थीम था याद रखिएगा। 124 है, मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? तो इसका सही जवाब है अब्देल फतह अल सीसी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के 6वें राष्ट्रपति हैं। 2014 से मिस्र के राष्ट्रपति पद पर ये विराजमान है। 2018 में उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। 125 है, 2017 के लिए प्रतिष्ठित JC डेनियल पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं? तो JC डेनियल पुरस्कार के लिए 2017 के लिए कौन चुने गए हैं? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा श्री कुमार थम्पी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, गीतकार, निर्देशक और पटकथा लेखक श्री कुमारन थम्पी को 2017 के लिए प्रतिष्ठित JC डेनियल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2020 के लिए याद रखिएगा JV डेनियल पुरस्कार मलयालम गायक पी जयचंद्रन को प्रदान किया गया। जयचंद्रन को। 126 है, भारतीय सेल्यूलर एसोसिएशन के द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मोबाइल फोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? भारतीय सेल्यूलर एसोसिएशन के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने मोबाइल फोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, बी ऑप्शन। याद रखिएगा, भारतीय सेल्यूलर एसोसिएशन के द्वारा 2018 में जारी डेटा के अनुसार भारत ने मोबाइल फोन बनाने में विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चीन मोबाइल फोन उत्पादक में शीर्ष पर है, पहले स्थान पर है। 127 है, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है? गरीब लड़कियों के विवाह के लिए, पुअर गर्ल्स के लिए जो है, इनके विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है? तो रूपश्री योजना को शुरू करने वाला जो राज्य है वह आपका पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1 अप्रैल 2018 को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा
रूपश्री योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के अंतर्गत सरकार 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी लड़कियों को जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम है, इनके शादी के लिए एक बार में एक मुश्त यानी 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 128 है, नीति आयोग ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है, जिसके तहत अभिनव उत्पादों और समाधानों को कितनी राशि तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। नीति आयोग ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है, जिसके तहत अभिनव उत्पादों और समाधानों को कितनी राशि तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 करोड़ रुपए, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें, 2-4 पॉइंट है, याद रखिएगा। नीति आयोग के अटल नवोन्मेषण मिशन ने 26 अप्रैल 2018 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज को लॉन्च करने की घोषणा की। सामर्थ्य, प्रयोजन एवं प्रौद्योगिकी को उत्पादन के रूप में ढालने की क्षमता प्रदर्शित करने वाले आवेदकों को 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा या दिया जाएगा। 129 नंबर है, ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब है सुरेश प्रभु, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। वाणिज्य और उद्योग तथा तत्कालीन नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु, वाणिज्य और उद्योग तथा तत्कालीन नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने 24 अप्रैल 2018 को ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति ढांचे पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता की। थिंक टैंक की स्थापना हाल ही में वाणिज्य विभाग के द्वारा की गई थी। 130 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। कब की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। याद रखिएगा, कब? 2014 को, 11 अक्टूबर 2014 को आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। यानी ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत 2016 तक प्रत्येक सांसद के द्वारा एक एक गांव को विकसित बनाया जाएगा। बाद में 2 अन्य को 2019 तक विकसित किया जाएगा और 2019 से 24 तक प्रत्येक सांसद के द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 और आदर्श ग्राम विकसित किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे। 131 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति कब प्रारंभ की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई कब? इसका सही जवाब है 10 अक्टूबर 2014 को। 10 अक्टूबर 2014 को मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई थी। 10 अक्टूबर 2014 को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा देश की पहली मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई। इस नीति का उद्देश्य था सभी स्तरों पर, सभी लेवल पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समझ को बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में नेतृत्व को सुदृढ़ करके मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक व्यापक पहुंच प्रदान करना। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 132 है, एसडीआर 2014 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक जो रैंक है वो क्या है। भारत का मानव विकास सूचकांक में जो रैंक है वो कौन सा रैंक है? तो एसडीआर 2014 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक में जो रैंक है वो है 135। एसडीआर का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी जुलाई 2014 में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014, इसके अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक में जो रैंक था 135वीं था। 135 रैंक पर यह था। और मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का 131वां स्थान है, जबकि नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। 133 है, 2013-14 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन क्या है। 2013-14 में भारत में तिलहनों का जो कुल उत्पादन है वो क्या है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 2013-14 में भारत में, देखिए इसमें जो ऑप्शन है डाउटफुल है। 2013-14 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन 32.88 मिलियन टन था। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में कुल तिलहन उत्पादन 36.1 मिलियन टन है।
134 है, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2013 जो है संबंधित है किससे? न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2013 संबंधित है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंध कानून में परिवर्तन से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। न्यायमूर्ति जी.एस. वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2013 का संबंध महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंध कानून में परिवर्तन से है। 23 दिसंबर 2012 को न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा कमेटी का गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 23 जनवरी 2013 को प्रस्तुत की। 135 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अगस्त 2010 में किन 6 राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समकक्ष संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अगस्त 2010 में किन 6 राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के समकक्ष संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया? तो 6 राज्य कौन कौन से हैं, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 राज्य जो हैं वो है आपका बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तराखंड है। यानी ऑप्शन ए में जो राज्य दिया गया बिल्कुल सही राज्य है, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अगस्त 2010 में जिन 6 राज्यों में एम्स के समकक्ष संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समकक्ष संस्थान बनाने का जो है निर्णय लिया गया, वे राज्य हैं बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड। 2019 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के दरभंगा में दूसरा एम्स स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। 136 है, किस क्षेत्र में भारत अमेरिकी सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2014 आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा यहां पे 2 प्रश्न बनते हैं। पूछा जाता है कि जो करंट में होता है जैसे 2023 का या 2022 का जो युद्धाभ्यास है किस राज्य में हुआ, कहां पर हुआ, और जो युद्धाभ्यास है किन किन देशों के बीच का ये अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, आपको बताना है। तो ये युद्धाभ्यास भारत और अमेरिकी सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और न्यू डेटा के अनुसार आपको याद रखना है कि जो 2021 का आयोजन हुआ था वो कहां पर हुआ था। तो देखिए इसका जैसे जो 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था कि किस क्षेत्र में भारत अमेरिकी सैन्य अभ्यास जो युद्धाभ्यास 2014 है इसका आयोजन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया था 2015 में। ये 2015 का प्रश्न है, ठीक है। और 17 से 30 सितंबर 2014 तक रानीखेत और चौबतिया उत्तराखंड में भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास युद्धाभ्यास 2014 आयोजित किया गया। युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन 15 से 29 अक्टूबर 2021 के मध्य संयुक्त बेस याद रखिए एल्मेडार्फ रिचर्डसन अलास्का यूएसए में आयोजित किया गया। कहां पर? यूएसए में। 137 है, पूछा गया है कि श्री पीजे थॉमस जो 7 सितंबर 2010 को केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किए गए थे, वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस राज्य के संगठन के अधिकारी थे? वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस राज्य के संगठन के अधिकारी हैं? बताइए। श्री पीजे थॉमस, इनका मतलब कि इनका जो संबंध है जिस संगठन के अधिकारी से है वो है किस राज्य के? तो केरल के, याद रखिएगा केरल। श्री पोलियाल जोसेफ थॉमस जो है 1973 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल कैडेट के अधिकारी हैं। इन्हें 7 सितंबर 2010 को केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन पामोलिन तेल आयात घोटाले में आरोपी होने की वजह से चयन समिति की सदस्य सुषमा स्वराज के विरोध के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया। वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त श्री सुरेश एन पटेल हैं। कौन है? श्री सुरेश एन पटेल। 138 है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का कौन सा समूह 16वीं लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया? निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों में से वह कौन सा राजनीतिक दल है या समूह जो 16वीं लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अगर बात करें तो डीएमके, आरएलडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीएसपी। यानी इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी में दिया गया है, डी। 16वीं लोकसभा के चुनाव में डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई।
17वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303, कांग्रेस ने 52 और डीएमके ने 32, वाईएसआर कांग्रेस ने 22, टीएमसी ने 22, शिवसेना ने 18, जेडीयू ने 16, बीजेडी ने 12, बीएसपी ने 10, टीआरएस ने 9, एलजेपी ने 6, एनसीपी ने 5, सपा ने 5 और 6 सीटें अन्य पार्टियों ने जीती। 139 है। 11वीं महानगर कांग्रेस हैदराबाद में आयोजित की गई थी। 11वीं महानगर कांग्रेस हैदराबाद में कब आयोजित की गई थी, आप बताइए। इसका सही जवाब है अक्टूबर 2014। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11वीं विश्व महानगर कांग्रेस 2014 का आयोजन जो है 7 से 10 अक्टूबर के बीच 2014 के दौरान जो है हैदराबाद में किया गया था। यह जो आयोजन है, इसका जो आयोजन है ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के द्वारा तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से किया गया। 13वां विश्व महानगर कांग्रेस का जो आयोजन है गुआंगझाऊ चीन में 2021 में वर्चुअली किया गया। 140 नंबर है। अगस्त 2010 में नेशनल इलेक्शन वॉच के द्वारा किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक धनी बताया गया? अगस्त 2010 में नेशनल इलेक्शन वॉच के द्वारा किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक धनी बताया गया? तो इसका सही जवाब है कांग्रेस, डी ऑप्शन। 2010 में कांग्रेस पार्टी सबसे धनी थी। वर्तमान में भाजपा सबसे धनी राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि समाजवादी पार्टी सबसे धनी क्षेत्रीय पार्टी है। 141 है। श्री अर्जुन मुंडा ने 11 सितंबर 2010 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 81 सदस्यीय विधानसभा के कितने विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया? कितने विधायकों ने उनको समर्थन दिया आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया था, बी ऑप्शन। श्री अर्जुन मुंडा ने 11 सितंबर 2010 को झारखंड के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें 81 सदस्यीय विधानसभा में 45 सदस्यों ने समर्थन दिया था। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन जो है ये 29 दिसंबर 2019 से कार्यरत हैं, याद रखिएगा, हेमंत सोरेन। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 142। पूर्व संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री श्री ए राजा किस दल से हैं? पूर्व संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री श्री ए राजा किस दल से हैं? तो डीएमके से, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री ए राजा का संबंध डीएमके पार्टी से है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोप लगने के बाद ए राजा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के पास है। प्रश्न संख्या 143 है। अक्टूबर 2014 में भारत 3 वर्षों के लिए सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित हुआ है। किसके लिए? तो अक्टूबर 2014 में भारत 3 वर्षों के लिए सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित हुआ है। किसके लिए निर्वाचित हुआ है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए यह जो है पुनः निर्वाचित हुआ है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अक्टूबर 2014 में भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य पुनः निर्वाचित किया गया। इस परिषद में भारत का 3 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2017 तक रहा। जून 2017 में हुए चुनाव में जो है आपका ECOSOC के लिए पुनः निर्वाचित हुआ। यह कार्यकाल 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2020 तक रहेगा। भारत 2022 से 24 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया। प्रश्न संख्या 144 से 7वां ब्रिक्स सम्मेलन 2015 आयोजित होना प्रस्तावित है। कहां पर 15वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ? तो याद रखिए उफा, रूस में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जो 2021 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहां पर हुआ था। तो देखिए ब्रिक्स देशों के 7वें शिखर सम्मेलन का आयोजन 8 से 9 जुलाई 2015 को उफा यानी रूस में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था ब्रिक्स साझेदारी वैश्विक उन्नति का एक शक्तिशाली साधन। ब्रिक्स देशों में ब्राजील है, रूस है, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। 9 सितंबर 2021 को 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या इसमें 2-3 पॉइंट और है। 2012 और 2016 के बाद यह तीसरा अवसर रहा जब भारत ने
इस सम्मेलन की मेजबानी की। शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था ब्रिक्स 15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए मतलब अनवर ब्रिक्स सहयोग। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 में चीन में आयोजित होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 145 है वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2015 का विषय क्या है। वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2015 का जो विषय है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए जो ऑप्शन दिया गया डाउटफुल ऑप्शन है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2014 का विषय वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन था। 14 सितंबर 2015 को वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2015 या 16 जारी किए गए, जिसका विषय दीर्घावधि वित्त यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2019-20 का विषय है बैंक रेगुलेशन एंड सुपरविजन डिकेड आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। याद रखिएगा। 146 बिहार राज्य में 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? बिहार राज्य में 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए बिहार की 12वीं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो कह सकते हैं कि राज्य की सकल घरेलू विकास दर 2016-17 में बढ़कर 10.3% तक पहुंच गई थी। 2015-16 के दौरान 7.5% थी। 2019-20 में बिहार का सकल घरेलू विकास दर 10.5% है। बिहार बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 2021-22 और 2022-23 में क्रमशः 9.8% एवं 9.7% अनुमानित है। 147 निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2014 में अपने सभी वयस्क पुरुषों के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया? किस देश ने जनवरी 2014 में अपनी सभी वयस्क पुरुषों के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया? इसका सही जवाब हो जाएगा यूएई, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यूएई। देखिए अगर बात करें तो जनवरी 2014 में यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने वयस्क पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया था। 148 है जूलिया गिलार्ड 2010 में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? जूलिया गिलार्ड 2010 में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। जूलिया गिलार्ड जून 2010 से जून 2013 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थी। वर्तमान में स्कॉट मॉरिसस यानी 24 अगस्त 2018 से ऑस्ट्रेलिया के ये प्रधानमंत्री हैं। 149 है इनमें से किन्हें टाइम पत्रिका में 2014 के 25 सबसे अधिक प्रभावशाली किशोरों की सूची में गिना गया है? तो 25 सबसे अधिक प्रभावशाली किशोरों के सूची में जिनको गिना गया है, नाम याद रखिएगा। नाम है देखिए मालिया और ससा ओबामा, इसके बाद है केंडाल और काइली जेनर, तीसरा है मालाला यूसुफजई और डी है उपयुक्त सभी यानी उपयुक्त सभी। टाइम पत्रिका के द्वारा 2014 में विश्व के 25 सबसे अधिक प्रभावशाली किशोरों की सूची जारी की गई थी और पत्रिका के द्वारा 27 अक्टूबर 2015 को जारी की गई सूची में 25 सबसे अधिक प्रभावशाली किशोरों का नाम दर्ज किया गया। इस सूची में मालाला यूसुफजई, मालिया और ससा ओबामा तथा केंडाल और काइली का नाम दर्ज किया गया। प्रसिद्ध पत्रिका न्यू वीक के द्वारा जो है 2010 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों के सूची के क्रम में फिनलैंड प्रथम था। भारत का क्रम क्या था? न्यूज वीक के द्वारा 2010 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों के सूची के क्रम में फिनलैंड प्रथम पर था। भारत का जो क्रम था वो क्या था आपको बताना है। भारत जो क्रम पर था वो था 78वें स्थान पर। इसके बाद 151 है हाल ही में पानी के अंदर हुई एक बैठक ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। यह बैठक किनके द्वारा की गई? हाल ही में पानी के अंदर हुई बैठक ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। यह बैठक किनके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा कुछ पर्यावरणवादियों के द्वारा जो है, जो वायु प्रदूषण के विरुद्ध जागरूकता लाना चाहते थे, इनके द्वारा जो है ये बैठक मतलब कि आयोजित की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, बताइए, डी। तो देखिए इसमें जो प्रश्न इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा
एक देश के मंत्रिमंडल के द्वारा जो समुद्र के जलस्तर में वृद्धि को किसी देश के लिए जो विपदा बताना चाहते थे, उसके लिए समस्या बताना चाहते थे। बाय मिस्टेक मैंने सी को बता दिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, मालदीव के मंत्रिमंडल की बैठक पानी के नीचे की गई थी। इसलिए की गई थी ताकि ग्लोबल वार्मिंग की तरह दुनिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है इसका मेन कारण था, इसी के लिए ये आयोजन जो है आयोजित किया गया था। 152 है, दुनिया के विश्वविद्यालयों के अकादमिक क्रम 2010 में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय का था? दुनिया के विश्वविद्यालय के अकादमिक क्रम 2010 में प्रथम स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय था? तो था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ब्रिटेन, यानी बी ऑप्शन, याद रखिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार 2010 में शीर्ष स्थान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटेन का था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार एमआईटी यूएसए का शीर्ष स्थान है, जबकि भारत की आईआईटी बॉम्बे भारत के प्रथम, यानी भारत में प्रथम ये संस्थान है। और होल मतलब कि ग्लोबलाइज अगर देखें तो इसका स्थान 177वां है। 153 है, इनमें से किसको 2014 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 2014 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो याद रखिएगा, पैट्रिक मोडियानो को। आपको याद रखना है 2022 और 21 तथा 2023 तीनों साल का याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में 2014 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक और उपन्यासकार पैट्रिक मोडियानो को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा उपन्यास के माध्यम से मतलब युद्ध से जुड़ी स्मृतियों और मानव नियति पर उसके प्रभाव के अर्थपूर्णता से वर्णन के लिए प्रदान किया गया। 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को जो है प्रदान किया गया। 154 है, विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2010 पाने वाली प्रथम महिला सुश्री सुभा तोले की संस्था से हैं। सुश्री सुभा तोले की संस्था से हैं। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? देखिए, इसका सही जवाब अगर देखें तो 154 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2010 प्राप्त करने वाली प्रथम महिला सुश्री सुभा तोले हैं। अगस्त 1967 में जन्मी सुभा तोले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में न्यूरो साइंटिस्ट हैं। 155 है, चैंपियंस लीग T20 2014 का विजेता कौन था? बताइए, चैंपियंस लीग T20 2014 का विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब है चेन्नई सुपर किंग भारत, यानी डी ऑप्शन। 4 अक्टूबर 2014 को चिन्नास्वामी स्टेडियम में संपन्न चैंपियंस लीग 20 टूर्नामेंट जो है इसके छठे संस्करण के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पराजित करके दूसरी बार लीग का खिताब जीत लिया। 156 है, इनमें से किस बहुमुखी योग्यता वाले क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में जनवरी 2014 में तीव्र गति से शतक बनाया? इनमें से किस बहुमुखी योग्यता वाले क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में जनवरी 2014 में तीव्र गति से शतक बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाए कोरी एंडरसन, यानी डी ऑप्शन। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान 1 जनवरी 2014 को खेले गए तीसरे एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन ने मात्र 36 गेंदों पर शतक पूरा करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया। 18 जनवरी 2015 को दक्षिण अफ्रीका के एवी डिविलियर्स ने यह रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। उन्होंने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध जो है खेले गए एक दिवसीय मैच में 31 गेंदों पर 10 छक्कों और 8 चौकों की मदद से सर्वाधिक तीव्र गति से शतक बनाया। 157 है, एशिया कप 2007 की विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे कौन? एशिया कप 2014 के विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो याद रखिएगा 9 सितंबर 2007 को भारतीय हॉकी टीम ने 7-2 से दक्षिण कोरिया को पराजित करके एशिया कप 2007 को जीता था। इस टीम के कप्तान प्रबोध तिर्की थे। भारत ने एशिया कप 2017 मलेशिया को जो है 2-1 से मतलब कि पराजित किया, हरा कर जीता था। एशिया कप 2022 का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया जाएगा।
इसके बाद प्रश्न संख्या 158, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? जो डूरंड कप है इसका किस संबंध से है, इसका संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है। भारत की यह प्रतियोगिता 1888 में आयोजित की गई थी। डूरंड कप जो है 2021 प्रतियोगिता को एफसी गोवा ने मोहम्मदन स्पोर्टिंग को हराकर जीता था। 159 है, किसने अपना प्रथम ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस कंपटीशन 2014 जीता महिला एकल में? किसने अपना प्रथम ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस कंपटीशन 2014 जीता महिला एकल में? तो लीना। कौन? लीना, ऑप्शन ए। जनवरी 2014 में मेलबर्न में संपन्न हुए लॉन टेनिस की प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन में यानी वर्ष की प्रथम जो है महिला एकल के फाइनल में चीन की लीना ने मतलब कि स्लोवाकिया की डोमिनिका सिबुलकोवा को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन का पहला खिताब जीत लिया था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 की महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका जापान और उप विजेता जेनिफर ब्रेडी अमेरिका, याद रखिएगा। 160 है, निम्नलिखित देशों में से किसने फरवरी 2014 के सोची शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते? निम्नलिखित देशों में से किसने फरवरी 2014 के सोची शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा या अधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस, यानी बी ऑप्शन। 7 से 23 फरवरी 2014 के बीच 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन सोची रूस में किया गया, जिसमें रूस ने सबसे ज्यादा 13 स्वर्ण पदक, 13 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक और 9 कांस्य सहित कुल 33 पदक को जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में होगा। 161वें है, 161 नंबर जो प्रश्न है कि 17वें एशियन गेम 2014 में भारत का स्थान क्या था? तो 17वें एशियन गेम 2014 में भारत का जो स्थान था वो कौन सा स्थान था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8वां स्थान था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो 2014 में इंचियोन यानी दक्षिण कोरिया में संपन्न 17वें एशियाई खेलों में भारत 11 स्वर्ण, 10 रजत और 36 कांस्य पदकों सहित कुल 57 पदक प्राप्त करके 8वें स्थान पर जो है काबिज हुआ। 18वां एशियन खेल जकार्ता इंडोनेशिया में 18 अगस्त से 12 सितंबर 2018 तक जो है खेला जाएगा और 19वां एशियन खेल जो है या गेम्स जो है इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में 2022 में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 162 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।